एटकेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। ये इसका फ्रंट पेज है। ये राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा संचालित है और इसका ये दूसरा पन्ना है। ये देख लीजिए 2025-26 की बुक है और इसी को आज हमको हल करना है। तो यहाँ से हमें शुरू करना है। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये लर्निंग आउटकम 802, 810, 813, 14 और 815 इसमें समाहित है। तो ये सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि ये उपकरण है और कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो ये जहाँ जो सामग्री दी गई है, इसको जो भी इसमें से निकल के आता है कृषि के उपयोग में, उनको लिखना है। जैसे हल है ना, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड ड्रिल्स, ये सब चीज़ें इसमें जो है कृषि काम में आते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना। फिर यदि कोई और उपकरण आपने देखें तो यहाँ लिखिए। तो जी कृषि काम में और क्या क्या लग सकता है, तो मुझे फावड़ा, खुरपी, गैंती, तसला, ये सब भी लगता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरे पन्ने में ये है कि चलो फसल बोएं। तो चलो फसल बोएं, तो इसमें जो बात खाली है उसमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। तो देखिए जी इधर क्या दिया गया है, बुआई। यहाँ पर एक कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ सिंचाई दी है, फिर यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ कटाई दी है, फिर यहाँ पर जो है भंडारण दिया है। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने विकल्प बना रखे हैं। यहाँ पर देखिए, इधर बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, भंडारण और खरपतवार से सुरक्षा। तो आप इसका फोटो देख के भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये वाला डिब्बा कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर लगा लीजिए। ये डिब्बा कहाँ आएगा, खाद देना है, उर्वरक देना, मतलब ये सेब कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसके में जो भरा है यहाँ भर दीजिए। सिंचाई तो फिर उसके बाद करना ही है। फिर भंडारण इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फसल को बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करना है, फिर बुआई करना है, फिर उस पर जो है खाद देना और उर्वरक देना है, फिर सिंचाई करना है, फिर खरपतवार से सुरक्षा करना है। अगर ये सब कर ले गए तब आपको कटाई का नंबर आएगा। तब कटाई वटाई करके गहाई गहाई करके तब जाके भंडारण होता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है जी। तो गेहूं, चना, मटर की फसल उगाने की समय अवधि है, कब है, तो जी ये अक्टूबर से मार्च तक की समय अवधि होती है। ठीक है, फिर दूसरा इसी में प्रश्न है कि पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो जी देखिए, जब पानी का कमी होता है सिंचाई वाले, मतलब जहाँ पानी कमी होती है, तो वहाँ सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र का मतलब होता है बूंद बूंद सिंचाई, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका सी में है, उसको चिन्ह लगा लेते हैं। फिर आते हैं तीसरा नंबर कि बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन क्या है, तो जी एक तो जैविक खाद मतलब होता है गोबर की खाद, है ना, जो कचरे से बनाई जाती है ना, गोबर, भूसा और ये तिनके डाल डाल के बनाई जाती है, घास फूस से। तो इसमें मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, और इससे में मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ह्यूमस रहेगा उसमें जो है ये खेती ज़्यादा अच्छी होने की संभावना रहती है, मतलब ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो चौथा है कि कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो कृषि बुआई करने में तो देखो जी, ये क्या लगता है, सीड ड्रिल लगता है। ठीक है, तो सीड ड्रिल लगा के हम बुआई कर सकते हैं। पांचवा कह रहे हैं कि एक ये देखो 3 गमले लगा रखे हैं। ठीक है, ए बी सी। देखिए ए में क्या है, मिट्टी गोबर की खाद, मिट्टी यूरिया, मिट्टी केवल।
तो उपरोक्त गमले में उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया है। बताइए कि किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो देखिए जी, इसमें गोबर की खाद में इसमें तो बढ़त ठीक ठाक होगी, इसमें सिंपल मिट्टी है तो कम लगेगी। जिसमें यूरिया डला है तो उसमें बढ़त ठीक ठाक होगी। ठीक, तो इन सब की तुलना में जिसमें से यूरिया क्या होता है, ये उर्वरक होते हैं और ये इस उर्वरक में केवल वही तत्व मिलाए जाते हैं जो पौधों को लिए, लेकिन ये है कि ज़्यादा अगर डालते हैं तो या बहुत समय तक रहते हैं तो फिर ख़राब भी कर देते हैं, लेकिन इसमें ख़राब होने की संभावना नहीं है। लेकिन चूँकि गमला है तो गमले में तो अभी भी ये भी डालेंगे तो इसमें ज़्यादा पौधा अच्छा दिखेगा। ठीक है, फिर आते हैं कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीम की सूखी पत्तियां, छिड़काव तंत्र, मछली, खरपतवारनाशी और ह्यूमस। तो बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया गया है? छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र माने स्प्रिंकलर, ठीक है, उपयोग किया जाता है। पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य किसका भोजन कर? भाई समुद्र तट में रहेंगे तो क्या मिलेगा? मछली भोजन ज़्यादा मिलेगा वहाँ, है ना, सी फूड्स मिलते हैं, तो सी फूड्स में मछली बहुतायत से मिलेगी, तो मछली का मुख्य रूप से आहार के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यही मुख्य रूप से आहार के रूप में उपयोग ये कर रहे हैं। फिर है तीसरा, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस। ह्यूमस माने नमी। ठीक है, क्योंकि खाद ऊपर मिट्टी को अच्छी तरीके से उसमें मिट्टी मिल जाती है तो उससे नमी रहती है। नमी से क्या होता है? पौधों को भोजन अच्छे से मिल पाता है। तो बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को उगते देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो किसका उपयोग करेगा? खरपतवारनाशी, है ना, ये एक रसायन है। तो अगर ये इसको छिड़क देने से क्या होता है कि वो खरपतवार खत्म हो जाते हैं, गेहूं का पौधा बच जाता है। फिर ये छठवां है कि घरों में अनाज के भंडारण में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो नीम की सूखी पत्तियां इसमें है ऑप्शन हमारे पास, ये नीम की सूखी पत्तियां। नीम की सूखी पत्तियां क्या होती हैं? कीड़ों को नहीं घुसने देती हैं, तो इस नीम की पत्तियां यहाँ भर लेना है, सूखी पत्तियां। लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ जाइए कि भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो भारत देश में फसलों की कटाई के समय विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी आदि मनाए जाते हैं। निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। तो रबी की फसल है चना और मटर, खरीफ की फसल है धान, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन। पांचवा है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, यह किस प्रकार की फसल है व इसे उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, यह खरीफ की फसल है, इसे उगाने के लिए जून जुलाई उपयुक्त महीने हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लेना है। अब छठवां कह रहे हैं कि निम्न बक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। ये देखिए, ये सब दिए गए हैं, इनको आपको सही क्रम में लिखना है। तो जैसे अभी आपने शुरुआत में किताब के जो शुरुआती चैप्टर वहाँ पे फसल को कैसे उगाने का क्रम समझाया था, तो आपको उसी हिसाब से ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या करना है, निम्न बक्सों को सही क्रम में रखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे है? पहले तो मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसमें बुआई की जाती है, फिर खाद एवं उर्वरक दिया जाता है, फिर इसके बाद सिंचाई होगी, फिर खरपतवार से सुरक्षा किया जाएगा, फिर कटाई करेंगे, तब जाकर गेहूं का भंडारण होगा। तो ये इस तरह इसको लिख लेना है। अब आते हैं अगला पन्ना यानी कि 8 पेज में। तो ये लीजिए, अगला प्रश्न है कि एक किसान अपनी भरपूर
वह अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो भंडारण से पूर्व सुखाना भूल जाने पर फसल पर जीव आक्रमण, कीट पीड़क, जीवाणु एवं कवक के आक्रमण से अंकुरण के लिए अनुपयोगी तथा खराब हो सकता है। मतलब उसकी फसल बर्बाद हो सकती है अगर उसने ढंग से सुखाया नहीं तो। समझ में आई? आपने देखा भी होगा, अगर घर में अनाज अगर ज़्यादा दिन तक रखा रह जाए कि और ये सब नमी रहे और कीटनाशी वगैरह ना रखें तो वो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, है ना। अब लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं कि बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? तो बूझो द्वारा बुआई के लिए पारंपरिक तरीके की तुलना में पहेली द्वारा ट्रैक्टर संचालित सीड ड्रिल का उपयोग अधिक उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जाता है तथा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। इसलिए जो है सीड ड्रिल का उपयोग ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। 9वां कह रहे हैं कि चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? उसकी कार्यविधि भी लिखिए। तो देखो जी, ये तो है मोट कहलाता है, ये कहलाता है रहट, ये कहलाता है छिड़काव तंत्र, ये कहलाता है ड्रिप तंत्र। तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए तो क्या सबसे बढ़िया होता है? ड्रिप तंत्र, मतलब बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, है ना। बूंद बूंद सिंचाई अगर करेंगे तो इससे ज़्यादा बढ़िया रहता। अब इसके बारे में लिख भी दो। तो ये क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप माने बूंद बूंद। ठीक है। तो फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। ठीक है। अब अगले प्रश्न में आते हैं, 10वां। ये कह रहे हैं कि कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं। आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे, ये भी बताना है। तो चलो जी, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ये फसलों का जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। इन्हें हटाने को निराई कहते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। खुरपी या हैरो की सहायता से इन्हें हटाया जाता है। ठीक है। तो ये लिख लेना है आपको। 11वां है कि एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं। हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? तो बर्तन में रखे बीजों को एक आधे पानी से भरे टब में उड़ेल देते हैं, उन्हें हिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इससे भारी व स्वस्थ बीज डूब जाते हैं, हल्के व क्षतिग्रस्त बीज तैरने लगते हैं। इन हल्के और तैरने वाले कमजोर बीजों को अलग करके स्वस्थ बीज प्राप्त कर लेते हैं। 12वां प्रश्न है कि आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों करेंगे भाई, ये भी बताना है आपको। तो शुरू करते हैं जी। सूखे भूखंड पर खेती से पूर्व मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है।
इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। तो ये आपको लिख लेना है। चलिए अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का तरीका दिया गया है कि बूझो तथा पहेली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है जी। बूझो कह रहा है, पहेली तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है, पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। पहेली बोलती, हाँ, मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाला है, तुम बताओ। तो बूझो कहता है कि मैं अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहा हूँ। पहेली कह रही है कि उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। अब पहेली कहती है, बूझो तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होगी और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। अब ये कह रहे हैं, का वाला प्रश्न ये है कि उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। चलो जी, बातचीत सुन ली आपने, अब प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करिए। उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो अभी देखेंगे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम दिखा था। तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जैसे पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो गोबर की खाद या जैविक खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। फिर तीसरा है, जैविक खाद से क्या लाभ हैं? तो जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होगी और फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि उर्वरक तथा खाद में फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? तो उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अधिक अच्छा है क्योंकि यह ह्यूमस प्रदान करता है। ठीक है जी। पांचवा ये कह रहे हैं कि उर्वरकों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो उर्वरकों के कोई दो उदाहरण देखते, जैसे यूरिया, एक एनपीके माने नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एनपीके के नाम से बिकता है ये। ठीक है, तो ये दो उदाहरण लिख दिया। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। 14वां ये कह रहे हैं कि अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो चलो जी लिख देते हैं कि अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की उपज ना प्राप्त होने के क्या क्या संभावित कारण हैं। उनमें से एक तो बीज की गुणवत्ता में कमी, दूसरा है सिंचाई की कमी, तीसरा कीटों और रोगों का प्रकोप, चौथा है मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, फिर पांचवा है अनुचित कृषि पद्धतियां भी हो सकती हैं, छठवें में खराब फसल प्रबंधन जैसे कि गलत रोपण तकनीक या खरपतवार नियंत्रण की कमी। ये कुछ भी कारण, यही यानी ये कारण हो सकते हैं। तो इनमें लिख लीजिए, ये सब की कमी आदि हो सकते हैं। ठीक है जी। तो 15वें प्रश्न कह रहे हैं कि एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। संभावित कारण क्या है? तो कई वर्षों तक किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों की अनुपस्थिति का मतलब है मिट्टी की जैविक संरचना यानी उसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर खराब हो गई होगी, जिससे फसल की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ गया होगा।
अन्य संभावित कारण भी ये क्या हो सकते हैं कि एक तो सूक्ष्म जीवों की कमी हो गई हो, है ना, मिट्टी में सूक्ष्म जीव खत्म हो सकते हैं तो मिट्टी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। फिर खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा, यानी इतने ज़्यादा खरपतवार हो गए कि उसमें कुछ बचा ही नहीं। फिर आवारा जानवरों को उपद्रव, मतलब आवारा जानवर भी तो उपद्रव करते हैं, वो तमाम वहाँ चर डालते हैं या कुछ वैसा बचने ही नहीं देते, तो कोई जीव वो भी नहीं आएगा, है ना। तो ये सब संभावित कारण हो सकते हैं। बात है इसमें कि यदि आप उस जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या करते। तो चलो जी, यदि इस जगह हम होते तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराते, फेंसिंग की व्यवस्था कराते, क्योंकि अगर जानवरों से बचता, पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालते क्योंकि इससे ह्यूमस बनता, पर्याप्त मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करते क्योंकि इससे कीटनाशक या पीड़क भाग जाते या मर जाते, तथा खरपतवार की निराई करते। खरपतवार तो निकलेगा ही, तो समय समय पर खरपतवार की निराई भी करते। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती खरपतवार तो उसे खरपतवार नाशी का प्रयोग भी हम करते। ये हमारे कारण हो सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट भी करना है। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया हुआ है कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए, होने वाले परिवर्तनों को नोट करिए। तो जी, मूंग का बीज या गेहूं का बीज तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, मूंग फट से उगाता है 24 घंटे में ही। तो 24 घंटे इधर समय दिया है, इधर होने वाला परिवर्तन। तो 24 घंटे में मूंग का बीज अंकुरित हो गया, 2 दिन में अंकुरण के साथ जड़ भी निकल आई, 5वें दिन ये पौधे के रूप में विकसित हो गया और 10वें दिन में पर्याप्त पौधे का आकार ले लेता है। फिर बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का जो आपने अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाएं। तो जी, जैसे शुरुआत में तो केवल अंकुरण आता है, फिर दूसरे दिन ऐसा 2 दिन में हो गया, फिर 3 दिन में थोड़ा ऐसा हो गया, चौथे दिन में ठीक ठाक जो है पौधा बन गया। प्रोजेक्ट 2 कह रहे हैं कि किसी खेत यानी पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीजों के चयन के महत्व के बारे में पूछना है उनसे। सिंचाई की विधियां पता करनी है। अधिक शीत, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपयोग में आने वाले उर्वरक खाद के बारे में और व्यावसायिक उपयोग के बारे में आपको पता करके लिखना है। तो पहला है बीजों का चयन। तो हमेशा स्वस्थ और अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए। और सिंचाई की विधियां तो जैसे कि आजकल चैन पंप ढेकली भी चलता है और छिड़काव तंत्र और डिप्टन से भी अच्छा होता है नर्सरियों में। ठीक है जी। फिर अधिक शीत गर्मी के लिए क्या लिखा है कि अधिक शीत, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा से फसलें खराब हो जाती हैं। ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जित, जो भी ज़्यादा हो जाएगा वो नुकसान करेगा। फिर उपयोग में आने वाले खाद उर्वरक, तो उपयोग के लिए जैविक खाद जैसे यूरिया, है ना, जैविक खाद यूरिया व एनपीके, मतलब जैविक खाद भी मिलाते हैं, कई बार यूरिया और एनपीके का भी इस्तेमाल करते हैं। व्यावसायिक उपयोग क्या है कि फसलों को, जैसे जब उन पे नर्सरियाँ होंगी तो फसलों को या उनको जो भी हमने पौधा लगाया है उनको बाज़ार में बेचकर नकदी प्राप्त करते हैं, यानी कैश प्राप्त कर लेते हैं। ये व्यावसायिक उपयोग हो गया। अब ये कह रहे हैं कि कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए, उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र लगा लेने हैं। तो जैसे कल्टीवेटर, इसे ट्रैक्टर से संचालित तथा जुताई करते हैं। सीड ड्रिल, इससे ट्रैक्टर से संचालित करके बुआई करते हैं। तो इन्हीं दो को यहाँ पर बना के या काट के चित्र लगा लेना है। फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है। तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि का प्रयोग होता है। फिर तीसरा इसी में कह रहे हैं कि कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला यानी कि नर्सरी में क्यों उगाया जाता है। तो जी, इसका जवाब ऐसे बनाना है कि कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला या नर्सरी में उगाकर रोपित करने से उनकी वृद्धि तथा बचने की दर बढ़ जाती है। क्योंकि पहले ही उग गए हैं तो वो तो बच तो गया है, अब इसको लगा दोगे तो उसकी वृद्धि बहुत अच्छी तरीके से होती है। चौथा कह रहे हैं कि फसल के साथ कुछ पौधे अप्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं।
तो फसल के साथ खरपतवार उग आने से जल, पोषक और जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि ये जो है सब चीज़ों पे कब्जा कर लेते हैं और जिसको चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए फसल खराब कर देते हैं। पांचवा कह रहे हैं फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। तो फसलों को अच्छी तरह सुखाने के बाद उन्हें जूट के बोरों में भरकर रखना, धातु के बड़े पात्रों में या बिन्स में रखना, या और ज़्यादा बड़े पैमाने हैं पर भंडारण करने के लिए साइलों में रखना, ये हमारा विधियां हैं। तो इस तरह ये अध्याय 1 समाप्त होता है।